हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6। ठीक, इसकी ये बेसिक बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसमें करीब करीब 10 पेज है। ठीक, हम कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ इस वीडियो में और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक, आगे तो क्या करेंगे, पहले हम जल्दी से जो है इस बुक के चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक, और इस बुक का जितना भी समरी होगा, जितना भी रस होगा, उसको जो है डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक, जैसे ही क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट होगी, ठीक, और हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद जितने भी क्वेश्चन उसके एंड आंसर बनेंगे और वो जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक, इस प्रकार से पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, और ये जो वीडियो है ये प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, बात करें यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है ना, इसके साथ यूपी के द्वारा जितने भी आयोग के द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं सबके लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए, और इवन आई कैन से यूपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, 25, 26, 27 के लिए, तो उसके लिए भी ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, चैप्टर में क्या क्या बोला गया है, और उसके बाद जो हम कोशिश करेंगे कि डायग्राम के माध्यम से आपको सेम चैप्टर को समझाएं। ठीक, देखो यहाँ पर एक लड़की है और इसका नाम जो है दिया गया है रसीदा। ठीक, तो यहाँ पे ये जो है क्या कर रही है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही है। ठीक, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। ठीक, और उसमें लिखा था 100 साल पहले की कोई खबर थी। ठीक, और वह सोचने लगी कि क्या यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक, आगे बात की जा रही है कैसे पता लगाएं। कैसे पता लगाएं बोले तो 100 साल की कोई अगर खबर है, ठीक, उसे कैसे पता लगाएं। तो यहाँ पे आगे बात की जा रही है यह जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो। ठीक, क्या कर सकते हो, रेडियो सुन सकते हो, आगे टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर जो है आप अखबार पढ़ सकते हो। ठीक, इन सब के माध्यम से जो पास्ट में घटना घटी थी उसके बारे में पता कर सकते हो। इसके साथ आप जो है अन्य बातें भी होती उनके माध्यम से भी जो है आप 100 साल पहले 200 साल पहले की घटना को जान सकते हो। ठीक, आगे बात की जा रही है साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले जो साल क्या हुआ था। ठीक, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से भी बात कर सकते हो कि उस समय की स्मृति हो। ठीक, ऐसा व्यक्ति जो पिछले साल रहा हो उस घटना के समय, तो उससे भी बात कर सकते हो कि पिछले साल जो है क्या हुआ था। ठीक, आगे अगर बात करें तो आगे बात की जा रही है लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था। ठीक, यहाँ पे तो बात की जा रही है पिछले साल की, लेकिन बात की जाए 100 साल 200 साल पहले की, तो उसको आप कैसे जानोगे। ठीक, आगे बात की जा रही है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे। ठीक, अतीत बोले तो पास्ट, पास्ट बोले तो यहाँ 1-2 साल पहले की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर सैकड़ों साल पहले की बात की जा रही है, 100, 200, 300, 500 साल पहले की बात की जा रही है। तो क्या उस समय भी लोग अभी की तरह रहते थे, अभी की तरह लाइफ स्टाइल थी, या फिर उनकी लाइफ स्टाइल चेंज थी। ठीक, तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि पहले के लोग जो है कैसे कपड़े पहनते थे, ठीक है ना, किस तरह के घरों में रहते थे, और हम आखेटकों एक तरह से शिकार होती है। ठीक, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, ठीक है ना, पुरोहित बोले तो पुजारी या फिर यही होते हैं। ठीक, इसके साथ जो बात की जा रही है शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, या फिर जो है वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक, यही नहीं हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय क्या उस समय जो है बच्चे कौन से खेल खेलते थे। ठीक, और कौन सी कहानियाँ सुना करते थे। ठीक, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से जो है गीत गाते थे, कब 100 साल 200 साल पहले की बात की जा रही है। ठीक, आगे बात की जा रही है लोग कहाँ रहते थे। ठीक, मानचित्र 1 प्रश्न नंबर 2 में नर्मदा नदी का जो है पता लगाओ। ठीक, उसमें बात की जा रही है, आगे देखेंगे कई लाख वर्ष पहले, ठीक,
लोग जो है नदी के तट पर रहते थे, ठीक है ना। और आगे बात की जा रही है, यहाँ रहने वाले जो है आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो उस सॉरी आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम करेंगे कि नर्मदा नदी यानी कि नदी के किनारे लोग पास्ट में क्यों रहते थे, ठीक। तो उसका आंसर है कि नदी के किनारे जो है फसल होती थी, ठीक, हरी घास होती थी पशुओं के लिए, ठीक। इसके साथ जो है पीने का जल आसानी से मिल जाता था उस समय। 200 400 500 हज़ार साल पहले जो है आज वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक। आई मीन जो आज जो है ज़मीन से पानी निकाल लेते हैं वो सुविधा नहीं थी, तो उस समय लोग नदी का जल ही पीते थे, ठीक। इसके साथ जो है नदी का जल था, ठीक, तो उसके आसपास की ज़मीन हरी भरी रहती थी और पेड़ पौधे रहते थे, ठीक। खाने पीने के लिए और पशुओं के लिए पेड़ पौधों से और इसके साथ जो घास होती थी उससे उनका जो है चारा हो जाया करता था। इसीलिए पुराने समय में लोग नदी के किनारे रहा करते थे, ठीक। आगे बात की जा रही है, तो आगे देखते हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, ठीक, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जो है जड़ों, फलों एवं जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह संग्रह मूल बोले तो इकट्ठा करते थे, ठीक, करते थे। और वे जानवरों का आखेट आखेट बोले तो शिकार करते थे, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो आगे यहाँ पे बात की जा रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम बोले तो ईस्ट वेस्ट नो एक सेकंड सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक। ये आपका उत्तर और ये आपका पश्चिम। उत्तर पश्चिम ये वाला रीजन हो गया, ठीक। उत्तर पश्चिम की सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथक की जो पहाड़ियाँ ये पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन में पड़ती हैं, ठीक। उनके पता लगाओ के बारे में बात की जा रही है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ देख सकते हो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था, ठीक। यहाँ से सीधे एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन बनता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो है किस फसल के बारे में बात की गई थी, तो वो था आपका गेहूं एवं जौ, ठीक। किसके बारे में बात की गई थी, गेहूं एवं जो है जौ के बारे में बात की गई थी, ठीक। इसके साथ आगे अगर बात करें, चलो आगे बात करते हैं। और आगे यहाँ बात की जा रही है कि देखो यहाँ पे बात की गई सबसे पहले जो है प्राचीन काल में गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाया गया था, ठीक। उन्होंने जो है भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू पशु बनाया, ठीक। कौन कौन से पशु थे जिनको सबसे पहले प्राचीन काल में लोगों ने पालतू पशु के रूप में पाला, ठीक। भेड़ बकरी और क्या था आपका गाय बैल, ठीक। आगे बात की जा रही है ये लोग गांव में रहते थे, ठीक। उत्तर पूर्व की बात करें तो ये ईस्ट और ये नॉर्थ, इसके बीच का रीजन ये हो गया, ठीक। उत्तर पूर्व में गारो एवं मध्य भारत में जो है का विंध्य पहाड़ियों का पता लगाया, ठीक। सतपुड़ा विंध्य, ठीक है ना, विंध्य और सतपुड़ा ये आपका मध्य प्रदेश रीजन में पड़ता है और इसके बीच से जो नर्मदा नदी बहती है, ठीक। तो ऊपर हमने जो सबसे पहले बात की थी यहाँ पे आप देख सकते हो ये नर्मदा नदी की बात की गई थी, ठीक। आइए दोबारा देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था, ठीक। किसका विकास हुआ था, कृषि का विकास हुआ था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। याद कर लेना, सीधे क्वेश्चन बनता है। देखो विंध्य सतपुड़ा बीच से नर्मदा नदी जाती है और विंध्य के उत्तर में विंध्य ये पड़ गया और इसके भी उत्तर में बात की जाए तो इस रीजन में, ठीक है ना, आपका जो है कृषि का विकास हुआ था, ठीक। जहाँ जो है सबसे पहले चावल उगाया गया था और चावल जो उगाया गया था वो विंध्य रीजन के उत्तर में उगाया गया था, ठीक। आगे यहाँ पे मैप देख लो और यहाँ पे जो भी मैप में बात की गई तो वो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हो, ठीक।
आराम से। आगे बात करते हैं, तो आगे यहाँ बात की जा रही है, मानचित्र पर जो है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ठीक, किसका? सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के बारे में बात की जा रही है। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है सिंधु नदी। ठीक, तो सिंधु नदी देखो, और इसके बाद जो है आपको सिंधु नदी की जो है सहायक नदियों के बारे में देखना है। ठीक, तो यहाँ पे आप सिंधु नदी देख सकते हैं, और ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। ठीक, आगे देखते हैं सहायक नदियाँ। देखो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे पर जो है आरंभिक नगर पले फूले थे। ठीक, देखो नदियों के किनारे पहले लोग रहे। ठीक, लोगों ने स्थायी जीवन मतलब स्थायी रूप से रहने लगे, और वहीं से उनके गांव बने, गांव से कस्बा बने, कस्बा से शहर बने। ठीक, इसी प्रकार से नदियों के किनारे जनरली देखा गया होगा आपने नगर मिलते हैं। ठीक, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक, आगे बात की जा रही है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। ठीक, गंगा के दक्षिण में, ठीक, गंगा नदी के, जैसे गंगा ये बह रही है, ठीक, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक, मगध वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। ठीक, और उन्होंने जो है, देखो शासक का नाम क्या था? बिम्बिसार। ठीक, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था, और देश के अन्य शहरों या हिस्सों में भी जो है ऐसे राज्यों की स्थापना की थी। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं चित्र के बारे में बात की गई है, और यहाँ पे बात की गई है, एक सेकंड, यहाँ बात की गई है, अब बात की गई मानचित्र एक में दक्षिण एशिया। ठीक है ना, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और जो है अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि जो है पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक छोटा महाद्वीप है। ठीक है ना, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। ठीक, दक्षिण एशिया जो है एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण जो है इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक, आगे बात करेंगे हम। यहाँ पे लोगों ने जो है सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। ठीक, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा जो है समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। ठीक, फिर भी ये यात्रा करने के लिए जो है असंभव नहीं थे। ठीक, आगे बात की जा रही है, अतः कभी लोग, ठीक है ना, कम काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर जाया करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के दो रीजन थे, एक तो काम की तलाश, और दूसरा रीजन था आपका आपदा। ठीक, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए भी जाया करती थी। ठीक है ना, देखो यहाँ पलायन, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन काल में मानव पलायन क्यों करता था। ठीक, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, और एक में बोल देगा कि आपदाओं के कारण, ठीक है ना, दूसरे में बोल देगा खाने की तलाश में, तीसरे में बोल देगा जो सेनाएं जो है हमला करती थी उसके रीजन, और चौथे में बोल देगा उपयुक्त सभी। इसी प्रकार से एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है, इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जो है जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे। हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे भी जाया करते थे। ठीक, धार्मिक गुरु भी जाते थे। ठीक है ना, लोगों को शिक्षा देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, या फिर एक कस्बे से ये दूसरे कस्बे में। ठीक, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस यात्रा भी करते थे।
देखो यहाँ जो पलायन किया जा रहा है उसके कई एक रीजन बता रहे हैं, याद कर लेना सारे रीजन, ठीक है ना। तो कुछ लोग जो है नए तौर रोचक स्थानों को खोजने की चाह में भी जो उत्सुकता वश भी यात्रा किया करते थे, और इन सभी यात्राओं से, ठीक है ना, सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का भी अवसर मिलता था, ठीक। तो यहाँ पे जो पलायन किया जा रहा है इसका फायदे की भी बात की जा रही है। एक देश यहाँ पे और एक देश यहाँ पे, ठीक है ना, कोई धर्मगुरु यहाँ से और यहाँ तक शिक्षा देने के लिए आया, तो यहाँ की शिक्षा यहाँ तक आई, यहाँ का कल्चर यहाँ पे आया, ठीक है ना। इस प्रकार से, और यहाँ के जो विचार थे, आचार विचार थे, वो भी यहाँ तक आए, ठीक। तो एक दूसरे के विचारों का भी आदान प्रदान हुआ करता था, ठीक। आगे बात करें तो आगे देख लो, यहाँ पे बात की जा रही है आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ठीक। तो आज की डेट में लोग जो यात्रा करते हैं वो क्यों करते हैं, वो आप देखना है। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस महाद्वीप, इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जो पर्वत, पहाड़ और उपमहाद्वीप है, इनके द्वारा जो है एक देश से दूसरे देश में प्राकृतिक सीमा का निर्माण होता है, ठीक। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं का पार करना जो है आसान नहीं था, ठीक। इन सीमाओं को पार किया जा सकता था बट इट्स नॉट ईजी, ठीक। आगे बात की जा रही, उन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकते थे, ठीक, और गहरे समुद्रों को भी पार कर सकते थे, ठीक। वहीं आगे बात करें तो आगे बात की जा रही उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, ठीक। उपमहाद्वीप से बाहर दूसरे महाद्वीप के लोग यहाँ पे आए, रहे और यहीं पर बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध बनाया, ठीक, समृद्ध किया, और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है देश के नाम, क्या, देश के नाम, ठीक। तो यहाँ बात की जा रही है अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते थे। यहाँ पे जो है जो भारत है, ठीक, अपना देश है, और इसके कई एक नाम है, जैसे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। इन तीनों नामों की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, किन के द्वारा हुई, उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। अपने देश के लिए जो प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, कहाँ से निकला है, इंडस से, ठीक, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था, ठीक। देखो संस्कृत में सिंधु, इंग्लिश में इंडस, ठीक, और इंडस से निकला आपका इंडिया। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, ठीक, ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम बोले तो उत्तर और पश्चिम में ये वाला रीजन, ठीक, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने जो है सिंधु को इंदोज कहा, ठीक। ध्यान से देखना, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोज अथवा इंडोस, और जो इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को जो है इंडिया कहा, ठीक। एक नदी थी उसको ईरानियों और जो है यूनानियों ने क्रम से सिंधु को जो है हिंदोस का और इंदोस का, ठीक। और नदी के जो पूर्व में स्थित जो देश था उस देश को जो है इंडिया का, ठीक। और जो इंदोस है, इसी इंदोस से जो इंडिया कहने लगे। भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, और इस समूह का उल्लेख जो संस्कृत की आरंभिक लगभग 300 वर्ष पुरानी, ठीक है ना, कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, और बाद में इसका प्रयोग जो है देश के लिए होने लगा, ठीक। बाद में इसका प्रयोग जो है देश के लिए होने लगा। आगे बात करें तो अतीत के बारे में कैसे जाने, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में हमें कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका यह है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उन्हें पढ़ना, ठीक। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, पांडुलिपि किसे कहते, ठीक। ऐसी पुस्तकें जिनको हाथ से लिखा जाता था उन्हें जो है
पांडुलिपि कहते थे। और ये पुस्तकें बेसिकली ताड़ के पत्ते पर लिखी जाती थी, आज की तरह जो कागज है कागजों पे नहीं लिखी जाती थी। ठीक, आगे बात की जा रही है अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनु शब्द मेनु जिसका अर्थ हाथ है, ठीक, से निकला है। और ये पांडुलिपियां प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से या तरह से तैयार करके भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक, पहले क्या होता था, देखो मैन्युस्क्रिप्ट या जो है आपका पांडुलिपि हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकों को कहते थे। ठीक, और लैटिन शब्द मेनू से बनाए मैन्युस्क्रिप्ट, और मेनू का मतलब होता है हाथ है। ठीक, आगे बात की जा रही है ये पांडुलिपियाँ जो है ताड़ के पत्ते, ताड़ पेड़ था उसके पत्ते थे, उसके पत्ते से जो है भोजपत्र तैयार किया जाता था। ऐसे मान लो कागज़ तैयार किया जाता था और उस कागज़ पर फिर लिखा जाता था। अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़, ठीक है ना, दो पेड़ हो गए याद कर लेना, एक तो ताड़पत्र, ठीक है ना, और दूसरा हो गया भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र तैयार किया जाता था और उसके बाद उस पर लिखा जाता था। और ताड़पत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जो ताड़पत्र है और इस पे कुछ यहाँ लिखा गया है। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो आगे यहाँ देख सकते हो आप, इतने वर्षों में इनमें से कोई पांडुलिपि की पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों में प्राप्त हुई हैं। ठीक, यहाँ पे देखो पेड़ की छाल से लिखी जाती थी, कुछ पांडुलिपियाँ खराब हो गई, ठीक है ना, जो दीमक होती है इनके द्वारा ख़त्म कर दिया गया, कुछ पांडुलिपियाँ जो है आज भी बची हैं। ठीक, इसके साथ इनको जो है मंदिरों में या फिर जो बिहार जो बौद्ध धर्म के जो मठ हुआ करते थे वहाँ पे रखी जाती थी। ठीक, इन पुस्तकों में जो है मुख्यतः धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा जो विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती थी। तो इन पांडुलिपियों में क्या क्या लिखा जाता था, धार्मिक मान्यताओं के बारे में लिखा जाता था, व्यवहारों के बारे में लिखा जाता, राजा के जीवन के बारे में, राजा का यश, राजा का राज, ठीक है ना, किस प्रकार का था, ठीक, इन सब के बारे में लिखा जाता, औषधि के बारे में लिखा जाता और विज्ञान आदि के बारे में इन पर जो है चर्चा होती थी। ठीक, इनके अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। ठीक है ना, हालांकि इनके बाद जो है इन पांडुलिपियों पे जो है आप देख सकते हैं कविताएं और नाटक भी लिखे गए हैं और इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृतिक एवं तमिल में। ठीक, देखो संस्कृत भाषा में भी लिखे गए, प्राकृत भाषा में लिखे गए और तमिल भाषा में लिखे गए। ठीक, क्या नाटक, ठीक, किस पे, पांडुलिपियों पे। पांडुलिपि किसकी बनी गई है, भोजपत्र पे। ठीक, भोजपत्र को था वह किस पेड़ का था, भूर्ज नामक पेड़ का या फिर जो आपका ताम्र का पेड़ था। ठीक, ताड़ का पेड़, सॉरी। तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जो है हम लोग करते थे। देखो यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, वो ये है प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है, प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे और संस्कृत भाषा का लोग जो है कुलीन वर्ग के लोग किया करते थे। ठीक, तो ये भी एक और क्वेश्चन बनता है कि जनरली जो भी राजाओं के द्वारा जन सूचना दी जाती थी वह जनरली प्राकृतिक भाषा में लिखा जाता है। रीजन, प्राकृत भाषा आम लोग बोलते थे, आम लोग पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, इसलिए संस्कृत भाषा आम लोगों के लिए नहीं थी, वह उच्च लोगों के लिए, कुलीन लोगों के लिए थी, इसलिए आम लोगों उसे न पढ़ सकते न लिख सकते थे, हालांकि न अधिकार था और न उन्हें जानकारी हुआ करती थी। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो आगे बात की जा रही है हम, ठीक है ना, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, हम जो है अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग जो है अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका जो है पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, ठीक है ना, जिनमें राजाओं तथा रानियों
जिनमें जो है राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। और उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का भी जो है लेखा जोखा किया करते थे, रखते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है अभिलेखों के बारे में। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में। एंड आगे अगर हम बात करें तो आगे बोल रहा है कि क्या तुम बता सकती हो। ठीक, कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे। ठीक, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ भी आती थी। ठीक, यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है। देखो, सच कहें ना, बेसिक एनसीईआरटी अगर आप इसकी समरी पढ़ लेते हैं ना तो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा जो आप बेसिक एनसीईआरटी खुद से पढ़ो। ठीक, तो मैं कहूँगा पहले आप इस बेसिक एनसीईआरटी को पढ़ो और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है ना, इसके डायग्राम के द्वारा और वो पढ़ो। विश्वास मानिए, इसको जो आप 2x स्पीड पे देख लो और इसके बाद जो है डायग्राम वाली वीडियो को देख लेना। विश्वास मानिए, प्रत्येक चैप्टर आपको एकदम हलवा की तरह समझ में आएगा। ठीक, आगे देखें तो आगे बात की जा रही है लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। और यह अभिलेख अशोक नामक जो है शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक, इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में, मतलब आगे बात की जा रही है कि आगे इसके बारे में डिटेल में दिया गया। ठीक, इतना अभी समझ लो कि अभिलेखों का निर्माण सबसे पहले सम्राट अशोक ने कराया था। और तब हम आप किसी लिपि का प्रयोग करते थे। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती थी और ये जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी, ठीक है ना, यूनानी या अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ठीक, तो आगे देखते हैं। आगे बात की जा रही है इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं और और प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए जो है छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। और ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले हुआ करते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की जो हड्डियों भी ढूंढते थे। ठीक, इससे उन्हें यह जानने के लिए, देखो, जो पुरातत्वविद थे वे क्या क्या ढूंढते थे, जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी ढूंढते थे। ठीक है ना, और इन हड्डियों के द्वारा वे अनुमान लगाते थे कि यह हड्डी जो इस जानवर की, इस चिड़िया की है। ठीक, और इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग जो है क्या खाते थे, ठीक है ना, क्या पीते थे। एंड वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। ठीक है ना, यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में जो है बचे अवशेष ढूंढते थे और उससे पता लगाते थे कि यह जो अवशेष है किस अनाज का है या किस लकड़ी का है। ठीक, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। आगे बात की जाए पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। और इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में जो पढ़ना बहुत रोचक हो जाता था। एंड आगे कह रहा है कि क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे एक बर्तन दिख रखा है, ठीक है ना, और ये अवशेष हैं। ये जो है प्राचीन काल में
के बर्तन हैं, ठीक है ना, जो पुरातत्वविदों के द्वारा खोजे गए। ठीक, यहाँ पे लिखा है बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त है, ठीक है ना, ये बर्तन के बारे में बात की जा रही है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4 या 700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, ठीक, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है। ठीक, देखो पहले के जो सिक्के थे, ठीक है ना, वो ये थे सिक्के, ठीक, और ये चांदी के सिक्के थे, ठीक, और ये जो 4 या 700 साल पहले बर्तन यूज किया जाता था, ये मिट्टी का है, ठीक, और ये चांदी के सिक्के हैं। ठीक, पहले इस प्रकार के सिक्के थे, बट आज की डेट में आपको पता है गोल सिक्के देखने को मिलते हैं या प्रचलन में। ठीक, आगे हम देखते हैं, तो आगे बात की जा रही है अतीत एक या अनेक। ठीक, क्या हमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है, और यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। ठीक, उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन जो है राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न हुआ करता था। ठीक, एक सेकंड, अब देखते हैं, शिल्पकारों के जीवन से भिन्न हुआ करता था। ठीक, जैसा कि हम जो है आज भी देखते हैं, यह उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप जो है अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूलों के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। ठीक, और इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे बात की जा रही है आज की डेट में जो इंडिया के ईस्ट में, ठीक है ना, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में इस जगह अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप में रहने वाले लोग आज भी प्राचीन काल में लोग जिस तरह से रहते थे उसी तरह से आज भी ये लोग रहते हैं। ठीक, शिकार करते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं, अन्य जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और उनसे अपनी जीवनचर्या जो है पूरी करते हैं। बट अगर हम आधुनिक मनुष्य की बात करें जो भारत के मुख्य भूमि पे रह रहा है, वह आधुनिक तरीके से रह रहा है, ठीक है ना, उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसके साथ वह व्यक्ति जो मुख्य भूमि पे रह रहा है, शहरों में रह रहा है, ठीक है ना, जिसे आज की डेट में विकसित बोलते हैं, वह लोग अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक, आगे अगर बात करें, आगे बात की जा रही है इसके अतिरिक्त जो है एक अन्य तरह का भेदभाव है। ठीक, और उस समय शासक अपनी बेटियों का लेखा जोखा रखते थे, और यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली जो है लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा जो है पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ठीक, बात करें पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ठीक, अब बात करते हैं तिथियों का मतलब के बारे में। ठीक, किसके तिथियों के मतलब के बारे में, देखो यहाँ पे डिटेल में जो बात की जा रही है वो हम देखेंगे। ठीक है ना, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम वह शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसा कि 2000 या इसके आसपास की डेट बताओगे। ठीक है, इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। ठीक, यानी कि 2000, 2023, 24, 25 जो भी बता दो। ठीक है ना, आगे बात करें कि वर्ष की यह गणना जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से माना जाता है। ठीक, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद की घटना है। ठीक, और इस ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को जो है ईसवी पूर्व
ठीक है ना, ईसवी पूर्व ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है ना। और आगे बात करें तो इस पुस्तक में हम जो है 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए जो है वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक, देखो यहाँ पर तिथियों के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो ये एक लाइन खींचते हैं, ठीक, और यहाँ पर जो है ईसा मसीह का जन्म होता है। ठीक, यहाँ से हम जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करेंगे, ठीक, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात करेंगे। पूर्व से हो जाएगा आपका BC, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा आपका CE। ठीक ठीक, ध्यान रखना। और जो है इसको CE हो जाएगा, ठीक, और CE को ही जो है AD के नाम से जानते हैं, और BC को जो है हम कई बार BC और E के नाम से जानते हैं। इस पर एक विवाद है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, तो अगर हम आज की डेट की बात करें, ठीक है ना, 1 मिनट दोबारा, ये ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है ना, और अभी हम 2024 में बैठे हैं। ठीक, कब बैठे हैं? 2024 में। ईसा मसीह के जन्म के 2024 साल बाद की घटना में 2024 साल बाद जो है, ऐसे मान लो आज आप NCERT पढ़ रहे हो। ठीक, वही बात करें ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा BCE, बिफोर क्राइस्ट और एरा। ठीक, तो ये बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक, एंड यहाँ पे जो है डिटेल में बात की गई तिथि, इतिहास एवं तिथियों के बारे में। ठीक, ये भी देख लेते हैं। अंग्रेजी में BC, ठीक है ना, BC को बोलते हैं आप हिंदी में ईसवी पूर्व बोलते हैं, और अंग्रेजी बोलते हैं BC, ठीक है ना। और का तात्पर्य जो बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व होता है। ठीक, यहीं आगे बात करें तो कभी कभी जो है तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में लिखते हो, और हिंदी में जो ईसवी लिखा जाता है, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है, और इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से है। ठीक है ना। आगे बात की जाए कभी कभी AD की जगह जो CE तथा BC की जगह जो BCE का प्रयोग देखने को मिलता है। CE अक्षरों का प्रयोग जो कॉमन एरा, और BCE अक्षरों का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक, के लिए किया जाता है। ठीक, आगे बात करें तो हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अरब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है, और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग जो है होता है, ठीक है ना, और इसका जिसका तात्पर्य जो बिफोर प्रेजेंट क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान से पहले है। और पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ कि इनके लिए जो है तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि जैसा कि हमने जो है पहले पढ़ा है, ठीक है ना, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए, और सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है? इसका पता जो है अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। ठीक, इस प्रकार अज्ञात लिपि की को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है, और यह जो है लगभग 5-4 वर्ष पूर्व से मानी जाती है। ठीक है ना, तो ये पुरानी जो है लिपि है। ठीक है, इस प्रकार से अक्षरों के द्वारा जो ये आप कह सकते हैं मानते थे। ठीक, अगर P बनाए तो इस प्रकार से, ठीक, T बनाए तो इस प्रकार से डिनोट करते थे, O बनाए तो इस प्रकार से, L बनाए तो इस प्रकार से, ठीक है ना, M बनाए S, और I, और ये आपका S, ठीक है ना। चित्रों को जो है अक्षरों के माध्यम से यहाँ पर डिनोट या कह सकते हैं मिलाया गया। ठीक, आगे अंत में और देख लेते हैं थोड़ा सा। मिस्र के जो उत्तरी तट पर जो है रोसेटा नामक एक कस्बा है, ठीक है ना, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा, यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिसे एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है, और कुछ विद्वान जो है यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। और आगे कह रहा है उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में
दिखाए गए हैं। इसे जो है कारतूस कहा जाता है। और इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अलगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के जो समानार्थक ध्वनियों की पहचान की है। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए जो है चिड़िया के चित्र बने हुए हैं। एक बार जब उन्होंने जो है जान लिया कि विभिन्न जो अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से जो है अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है अंत में सेल्फ करने के लिए बात की जा रही है। जैसे कल्पना करो यदि तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है तो वो सब के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सुमेल करो नर्मदा घाटी, मगध और गारो खासी पहाड़ियाँ, ठीक है ना। पहला बड़ा राज्य कौन था? मगध था, ठीक है ना। आखिर संग्रह क्या था, ठीक है ना। और वही बात करें जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर कौन थे? ठीक, आरंभिक कृषि प्रथम, अगर ये मिलान करना है। और पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक अंतर लिखिए, ठीक है ना। तो ये खुद से चर्चा करनी है। ठीक, यहाँ पे देख लो तिथियों के बारे में। कृषि का आरंभ, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, ठीक है ना। याद कर लें कृषि का आरंभ करीब करीब 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक, वही बात करें सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है ये 4700 वर्ष पूर्व माने जाते हैं। गंगा घाटी के नगर मगध का जो बड़ा राज्य ये 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक, और वर्तमान लगभग जो है 2000 वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक, बेसिक एनसीईआरटी कवर हो गई है इस वीडियो में। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके डायग्राम वाली वीडियो के बारे में। तो प्लीज़ दोनों वीडियो को देख लेना, एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री। ठीक, दोनों वीडियो देख लो, इसके बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी।